हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास का ये हमारा अगला टॉपिक है। और ये टॉपिक है आपका कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो टसल हुआ और जिसके कारण दो बहुत बड़े बड़े बैटल हुए। बैटल ऑफ बक्सर, उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2013 और यूपी आरओ प्रीलिम्स 2021 में ऑलरेडी पूछा चुका है। तो हमारे लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। मुगल बादशाह के द्वारा भारत में बंगाल में जो आखिरी गवर्नर नियुक्त किया गया उसका नाम क्या था। मुगल बादशाह के द्वारा बंगाल में जो आखिरी गवर्नर नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, उसका नाम क्या था। चार ऑप्शन है, सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान था फ्रेंड्स, ये बंगाल में मुगल बादशाह के द्वारा अपॉइंटेड लास्ट गवर्नर था। इसको फर्रुखशियर ने अपॉइंट किया था। कब अपॉइंट किया था? तो 1717 में इसे फर्रुखशियर ने बंगाल में गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, हिज सन इन लॉ, इसका सन इन लॉ था, दामाद था, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये आपका बंगाल का गवर्नर बना। इसे मुगल बादशाह ने नियुक्त नहीं किया था, ये इसकी डेथ के बाद बना था। बाद में जो मुगल बादशाह था उतने टाइम पर, वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे रेटिफाई किया था। ठीक है, तो ये अपॉइंट मुगल बादशाह के द्वारा नहीं किया गया। अपॉइंटेड जो लास्ट गवर्नर था मुगल बादशाह के द्वारा, वो था आपका मुर्शिद कुली खान। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। ये जो बैटल्स लिखी हुई हैं, इनमें किस बैटल के द्वारा भारत में जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी है वो स्टेब्लिश होनी स्टार्ट हो गई। ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश सुप्रीमेसी किस वॉर के द्वारा स्टेब्लिश्ड हो गई। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ये जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी है ये भारत के ऊपर स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया, इसका कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया किस वॉर के द्वारा। चार ऑप्शन है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस मेंस 2005 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अगर बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो थोड़ा सा इसको आप समझ लें। यहां पर पहले बैटल ऑफ प्लासी है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो सबसे पहले ये हुआ कहां था। तो जो प्लासी है ये आपका पहले पहले इसका नाम था पलासी। ठीक है, और ये आपका कहां पर मौजूद है? तो ये आप कह सकते हैं नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। नादिया वेस्ट बंगाल, यहां पर ये मौजूद है। यहां पर बैटल जो हुई वो किस डेट को हुई? बैटल ऑफ प्लासी तो 23 जून 1757 को ये बैटल हुई। किसके किसके बीच में हुई? तो आप कह सकते हैं नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे? तो वो थे आपके सिराजुद्दौला। ठीक है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था वो कौन था? तो आप कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये बैटल हुआ। ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला की आर्मी में जो लोग थे उसमें तीन बहुत अहम लोग थे जो पहले ही रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के मिल गए थे। एक इसका था कमांडर इन चीफ जिसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, दूसरा था आपका राय दुर्लभ और तीसरा था आपका यार लतीफ खान। यार लतीफ खान। तो ये तीन ट्रेटर थे इनकी आर्मी में, सिराजुद्दौला की आर्मी में। तो जाहिर सी बात है कि अगर कमांडर इन चीफ ही मिला हुआ है अपोजिट पार्टी से तो इनकी हार तो तय थी। और वही हुआ, इस युद्ध में जीत किसकी हुई? ब्रिटिश की जीत हुई।
ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो भारत में बंगाल रीजन है वो आपका पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, इसी के बाद जो बैटल ऑफ बक्सर जब होता है तो आप देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर में भी ये लोग हार जाते हैं, जो नवाब होते हैं या फिर जो मुगल एम्परर होते हैं, और उसके बाद पूरे इंडिया में इनकी अथॉरिटी स्टेब्लिश हो जाती है ब्रिटिश की। तो यहां पर पूछा गया कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया स्टार्ट कब हुई, तो स्टार्ट तो बैटल ऑफ प्लासी के साथ हुई, और ये पूरी तरह से स्टेब्लिश कब हो गया, तो हम कहेंगे बैटल ऑफ बक्सर ऑफ 1764। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड जब ये युद्ध हार जाते हैं सिराजुद्दौला, तो ये कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं युद्ध के बाद मुर्शिदाबाद। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन है, इसमें जितना भी पॉलिटिकल डोमेन है उसमें किसका आधिपत्य है, वो ब्रिटिश का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, और ये भी एक डिसाइडिंग बैटल थी, ध्यान रखिएगा, जो बैटल ऑफ प्लासी है ये भी एक डिसाइडिंग बैटल थी। ठीक है, तो जो भी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिए। इस युद्ध में जीतने के बाद एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वेल्थ से एकदम ताकतवर हो गई थी, वेल्थ बहुत आ गया उसके पास, मतलब धन की कोई कमी नहीं थी। मैन पावर की बात करें तो ये इसके पास बहुत हो गई थी, और अगर नावल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा थी, और यही कारण बना बैटल ऑफ वांडीवास में भी इनकी जीत का। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो बैटल ऑफ वांडीवास होता है इन 1760, आप देखेंगे कि 1760 में जो बैटल ऑफ वांडीवास होता है इन बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, उसमें ब्रिटिश क्यों जीत जाते हैं, क्योंकि नावल स्ट्रेंथ इनकी मजबूत हो गई है। क्यों, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उसमें फ्रांस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ठीक है, उसके पास अब कोई बैटल शिप नहीं बचा है, तो नावल स्ट्रेंथ ब्रिटिश की मौजूद हो गई। मैन पावर और वेल्थ इनको कहां से मिल गई, बंगाल रीजन से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन से। ठीक है, तो यहां पर जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम कह सकते हैं कि इसको फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाने लगा, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसकी जो मिलिट्री स्किल थी उसके आधार पर इसको हेवन बॉर्न जनरल भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका बैटल ऑफ प्लासी था। अब इसमें देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से यहां पर कर सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ध्यान रखिएगा जो मीर जाफर था, जो ट्रेटर था नवाब की आर्मी में, सिराजुद्दौला की आर्मी में, यही आपका बंगाल का नवाब बन जाता है बाद में। ठीक है, बाद में मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में भी नहीं बनती है, तो अंग्रेज इसे नवाब पद से हटा करके किसे नवाब बना देते हैं, मीर कासिम को। बाद में अंग्रेजों की मीर कासिम से भी नहीं बनती है, तो फिर मीर कासिम को हटा करके किसे नवाब बना देते हैं अंग्रेज, मीर जाफर को, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसमें नवाब कौन था बंगाल का, तो ध्यान रखिएगा बैटल तो लड़ रहा था मीर कासिम, जो बक्सर का युद्ध था वो लड़ रहा था मीर कासिम, लेकिन उस वक्त बंगाल का नवाब ये नहीं था, बंगाल का नवाब कौन था उतने टाइम, मीर जाफर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कई बार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल, तो हेवन बॉर्न जनरल मैंने अभी आपको बताया ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अगर देखा जाए भारत में दो टाइम पीरियड पर गवर्नर जनरल रहा है, गवर्नर ऑफ इंडिया रहा है, कब कब रहा है, तो 1757 से 1760 और 1765 से लेकर के 1767 तक। ठीक है, इसको हेवन बॉर्न जनरल किसने कहा था, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसको हेवन बॉर्न जनरल कहा था विलियम पिट ने। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब ये क्वेश्चन आपका आईएएस के प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया। ऑप्शन है आपके पास अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम, और ये सभी बंगाल के नवाब हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, मीर कासिम।
मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करी। अभी मैंने आपको बताया कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो कौन बना, गवर्नर, वो बना आपका मीर जाफर। मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में बनी नहीं, तो फिर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बना दिया। अब मीर कासिम जो था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अली वर्दी खान के बाद जो भी सक्सेसर आए हैं उसमें सबसे ज्यादा इफिशियंट गवर्नर आपका मीर कासिम ही था। जब मीर जाफर से नहीं बनी, जो कि एक ट्रेटर था, तो मीर कासिम से कैसे बनेगी। मीर कासिम ने शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जिसपे काम कर रही थी इनकी, वो थी फ्री ट्रेड। ठीक है, तो फ्री ट्रेड इसने खत्म कर दिया बंगाल रीजन से मीर कासिम ने। यही कारण था कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद आपका बंगाल में मौजूद है, और बंगाल में अंग्रेजों का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत इंफ्लुएंस था। तो इनसे दूर होने के लिए, ठीक है भाई, मीर जाफर तो अंग्रेजों का पपेट था। क्यों? इनके हाथ की कठपुतली ये क्यों था? क्योंकि इन अंग्रेजों ने ही इसे गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, लेकिन मीर कासिम जो है, इसको भी अंग्रेजों ने ही बैठाया था, पर इसने कोई कंडीशनल पोस्ट नहीं ली थी, ये है ना, गवर्नरशिप की। तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी, ताकि अंग्रेजों से थोड़ा दूर हो जाए और वो इसके काम में इंटरफियर ना कर पाए। ठीक है, इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाए अंग्रेजों का। मीर कासिम ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की। मीर कासिम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पूर्णिया एंड मुंगेर। ये पूर्णिया और मुंगेर यहां पर लेफ्टिनेंट रह चुका था पहले। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर मीर कासिम की बात करें, तो इसने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर ट्रेंड किया, यूरोपियन लाइंस पर ट्रेंड किया। ठीक है, मीर कासिम ने एक आर्म फैक्ट्री भी स्टेब्लिश की, जहां पर आप कह सकते हैं टैंक और मैचलॉक गन्स बनाए जाते थे, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप कह सकते हैं। इसने कुछ अपने स्टेट या अपने राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी किए। जैसे अगर कोई इसका ऑफिसर टैक्स बचाते हुए पकड़ लिया जाता था, अगर किसी ने टैक्स बचा लिया है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता था, जिसे खिरी जमा कहते थे। ठीक है, तो ये एक टैक्स था खिरी जमा। इसके अलावा जो लोग टैक्स बचाते थे या छिपाते थे, उनसे ये टैक्स बढ़ा करके लेता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मीर कासिम के बारे में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा बैटल है, वो कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दी, कि अब इनका आधिपत्य स्थापित हो गया भारत के अंतर्गत। चार ऑप्शन है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये क्वेश्चन आपका 1990 से लगातार पूछा जा रहा है। पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1990 में पूछा गया ये, उसके बाद आपका 2012 में पूछा गया मेंस में, और फिर 2016 में मेंस में पूछा गया यूपी पीसीएस के। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा करेक्ट हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बैटल ऑफ बक्सर। तो अब बैटल ऑफ बक्सर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगर बक्सर के युद्ध की बात करें, तो ये आपका कब हुआ था, तो डेट है इसकी 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल हुआ, जिसमें एक तरफ थे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको कौन लीड कर रहा था, तो इसको लीड कर रहा था आपका हेक्टर मुनरो। उसके बाद दूसरी तरफ आपका ट्रिपल अलायंस था। ट्रिपल अलायंस किसका किसका था, तो आप कह सकते हैं इसमें पहला इन्वॉल्व था आपका बंगाल का नवाब, कौन था, तो वो था आपका मीर कासिम। ये रह चुका था, एक्स नवाब ऑफ बंगाल ऑफ, लिख लीजिए, ये पहला जो इससे मतलब पहले जो नवाब था बंगाल का, मीर कासिम, या गवर्नर जो था बंगाल का। उसके बाद फ्रेंड्स जो औध रीजन का नवाब था, उसका नाम था सुजाउद्दौला। ठीक है, और इसके अलावा तीसरे नंबर पे कौन था, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड।
तो अब आप यहां पर देखें कि ये जो ट्रिपल अलायंस है ये ऑलमोस्ट पूरे भारत को कवर कर रहा है। मतलब अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया के बीच में हो रहा था। कैसे भाई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था आपका मीर कासिम, और यूनाइटेड प्रोविंस रीजन को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था आपका शुजाउद्दौला जो अवध रीजन का नवाब था, और पूरे भारत को, जो मुगल एम्पायर में भारत शामिल था आप कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था शाह आलम सेकेंड, उसकी आर्मी। और इन तीनों को अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री स्किल के दम पर हरा दिया। मतलब यहां पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई, जस्ट लाइक बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और यहां पर कोई कूटनीति या कटुनीति यूज नहीं की। जैसे बैटल ऑफ प्लासी में एक तरीके की आप कह सकते हैं कि धोखेबाजी से जो अंग्रेज थे वो जीते थे। मीर जाफर को मिला लिए अपनी आर्मी में, या ब्रिटिश की तरफ कर लिए मीर जाफर को ही, जो कि आपका कमांडर इन चीफ था, है ना, वहां के गवर्नर के आर्मी का। तो ये तो एक कटु नीति हो गई। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं पूरी मिलिट्री स्किल के दम पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इस पूरे ट्रिपल अलायंस को हरा दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट डिसिसिव बैटल हुआ है ना, जिसने भारत में अंग्रेजों का जो आधिपत्य है वो स्टेब्लिश किया, वो कौन सा था? वो था आपका बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इसी के बाद आप देखेंगे कि 1764 के बाद एक ट्रिटी होती है जिसे हम लोग सेकेंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। सेकेंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपका होता है 12 अगस्त 1765 को। तो इस दिन आप देखेंगे कि यहां पर जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल जाता है। और जो आपके मुगल बादशाह हैं शाह आलम सेकेंड, ये राइट्स देते हैं इनको। ठीक है, और इनको ये दूसरी जगह पर स्टैब्लिश कर देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी जगह पर इन्हें स्टैब्लिश कर दिया जाता है। इन्हें आप कह सकते हैं कि एक तरह से नॉमिनल पेंशन पे भेज दिया जाता है। हालांकि पेंशन नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस भी आगे हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर जेम्स स्टेफन एक हिस्टोरियन रहा है, उसने क्या बोला कि जो बैटल ऑफ बक्सर है ना, इट डिजर्व्स मोर क्रेडिट देन बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि आप देखिए जो ब्रिटिश है उनकी ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ द पावर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, तो वो था आपका बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जा रहा था, बक्सर का युद्ध जब हो रहा था, तो बंगाल का नवाब उतने टाइम पर कौन था? तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया। और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि बैटल लड़ रहा था आपका मीर कासिम, लेकिन नवाब कौन था? मीर जाफर। ठीक है, प्लासी के बाद, प्लासी का जो युद्ध हुआ उसके बाद पहले बना मीर जाफर नवाब, उसके बाद बना मीर कासिम, और फिर आपका बन गया मीर जाफर। तो ये मीर जाफर जो बना ये बना 1764 में, और इसी टाइम पे आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो नवाब आपका कौन रहा? मीर जाफर। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द हिंदू नायब वजीर्स ऑफ अवध सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हिंदू नायब वजीर्स की अगर हम बात करें अवध सल्तनत में, तो उसके बारे में दो स्टेटमेंट लिखा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब आसिफुद्दौला, ये आपके लखनऊ के नवाब थे, यही आपके एसोसिएटेड है। जो आपका बड़ा इमामबाड़ा बना है जिसे हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं लखनऊ में, तो वो भी आसिफुद्दौला नहीं बनाया। ठीक है, इवन जो मॉडर्न लखनऊ की टाउन प्लानिंग है वो भी आसिफुद्दौला के ही द्वारा की गई है। ठीक है, तो राजा जो टिकैत राय हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे आसिफुद्दौला के कोर्ट में, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर इनके कोर्ट कौन देखें आसिफुद्दौला के, या इनसे पहले जो भी अवध सल्तनत रहा है हमारा, उस कोर्ट में आप देखेंगे जो हायर पोजीशंस हैं वो हिंदू कास्ट ही होल्ड करता था। ठीक है, वहां पर मुस्लिम के बजाय हिंदू रहते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, तो दोनों ही करेक्ट है हमारे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। किस रूलर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स ग्रांट की थी? तो अब यहां पर हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 12 अगस्त 1765, ये डेट आप याद रखना, 12 अगस्त 1765, इस दिन एक फरमान जारी किया गया मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के द्वारा। जो मुगल बादशाह था आपका शाह आलम सेकंड, उसने एक फरमान जारी किया। और शाह आलम सेकंड ने ही फरमान जारी क्यों किया? क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ है,
उसमें शाह आलम सेकंड की आर्मी लड़ रही थी, जो कि हार गई। हारने के बाद जो शाह आलम सेकंड है, इसको इलाहाबाद भेज दिया अंग्रेजों ने। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद जो मुगल एम्परर था हमारा शाह आलम सेकंड, इसको इलाहाबाद भेज दिया। ठीक है। और यहां पर 12 अगस्त 1765 को इसके साथ एक ट्रिटी साइन की गई, जिसको सेकेंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद बोला गया। सेकेंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रिटी के अनुसार, या आप कह सकते हैं कि इस फरमान के अनुसार, जो शाह आलम सेकंड है, उसने अंग्रेजों को 3 जगह की दीवानी राइट दे दी। कहां कहां की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दे दी। अब वहां पर 2 प्रकार की राइट हुआ करती थी, जो नवाब या जो रूलर गवर्नर हुआ करते थे। एक आपका था दीवानी राइट और एक था निजामत। तो ध्यान रखिएगा, ये जो निजामत है, ये अभी भी किसके पास है? बंगाल के गवर्नर के पास ही है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं शाह आलम सेकंड के पास ही है निजामत राइट। इसमें क्या होता था बेसिकली? निजामत में आप कह सकते हैं कि जो स्टेट की देख रेख है, जो जनता की जरूरतें हैं, वो सब आपकी निजामत में आती थी। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, तो रेवेन्यू कलेक्शन राइट को दीवानी राइट कहा जाता था। तो ये राइट आ गई ब्रिटिश के पास, और मतलब पैसा लेने वाली जो राइट आ गई, वो आ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो पैसा खर्च करने वाली राइट है, वो निजामत कहलाती थी लोगों के ऊपर। जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलती थी उतने टाइम पर, तो उन सब में जो भी पैसा खर्च होता था, उसे निजामत कहा जाता था। और ये किसके पास है अभी भी? ये है आपके नवाब के पास। तो आप देखिए, यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फायदे में आ गई। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स इनको मिल गई, और इस दीवानी राइट के बदले में ये ईस्ट इंडिया कंपनी इनको क्या देगी? शाह आलम सेकंड को। तो यहां पर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। दीवानी राइट मिल गई बंगाल, बिहार, उड़ीसा की किसको? आप कह सकते हैं ब्रिटिश को। और उसके बदले में ब्रिटिश क्या देंगे नवाब को? तो आप कह सकते हैं 26 लाख रुपए कैश में देंगे, प्लस 53 लाख रुपए निजामत के लिए देंगे। मतलब जो देख रेख है पूरे स्टेट की, उसकी देख रेख करने के लिए इनको 53 लाख रुपए मिलेंगे, और 26 लाख रुपए एनुअल टर्म पे इनको मिलेगा कैश में। तो इसके बदले इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पूरी दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले ली। ठीक है। अब दीवानी राइट तो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन समझिए इस चीज को कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस है, सपोज कीजिए इंडिया ही है, भारत ही है, अब यहां पर हम लोग रह रहे हैं, और हमसे अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई नया टैक्स मांगे, तो हमें कोई टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट है, उसे हम दे देंगे। लेकिन इसके बदले कोई बाहरी ताकत आ जाए, चाइना आ जाए, और वो कहे कि आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है। तो इसी डर से जो अंग्रेज हैं, उन्होंने दीवानी राइट्स तो अपने हाथ में ले ली, लेकिन कभी भी टैक्स खुद कलेक्ट नहीं किया। ये काम भी भारतीयों को ही दे दिया। तो इन्होंने 2 दीवान अपॉइंट किए, बंगाल और बिहार रीजन में। ठीक है, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने दीवानी राइट्स प्रदान की? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2006, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2003, यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर में 2010 में पूछा गया। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्परर शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई, वो किस गवर्नर के टेन्योर पर दी गई? तो अभी मैंने आपको बताया गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव की जो 2 टाइमलाइन हम लोगों ने देखी थी, उसमें हमने क्या देखा कि एक टाइमलाइन थी उसकी 1760 से लेकर के 1700, आप 60 से देखेंगे, और दूसरी टाइमलाइन इसकी स्टार्ट हो जाती है बैटल ऑफ वांडीवा, सॉरी, एक टाइमलाइन थी इसकी 1757 बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर था, और फिर 1760 में आ गया बैटल ऑफ वांडीवास के बाद। तो 1760 से लेकर के 1765 तक आपका रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर रहता है इंडिया में। तो आप देखेंगे जो इलाहाबाद ट्रिटी साइन की गई, उसमें भी गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Who was appointed डेप्यूटी दीवान टू मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, अब ये क्वेश्चन भी आपका पीसीएस में पूछा गया है 2001 में, पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में, 12 अगस्त 1665 को, उस दिन दीवानी राइट्स किसको मिल गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। उसके बदले में जो देना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 26 लाख कैश में दिया जाएगा, और 53 लाख दिया जाएगा निजामत के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो दीवानी राइट मिली थी, इसके थ्रू ये टैक्स खुद कलेक्ट नहीं करते थे, इन्होंने 2 अपने दीवान अपॉइंट किए, एक आपका बंगाल रीजन में और एक आपका बिहार रीजन में। तो फ्रेंड, बंगाल रीजन में जिसे अपॉइंट किया उसका नाम था मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद
रजा खान। और बिहार रीजन में किसको अपॉइंट किया, तो आप कह सकते हैं राजा शिताब राय। तो मोहम्मद रजा खान बंगाल में अपॉइंटेड था। आपसे पूछा जा रहा है मुर्शिदाबाद में कौन था डिप्टी दीवान, और मुर्शिदाबाद कहां पर है, तो ये आपका बंगाल में है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम शिताब राय की बात करें तो ये मुंगेर या बिहार रीजन का डिप्टी दीवान था। ठीक है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अपॉइंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आपका आईएएस प्रीलिम्स 2002 में ऑलरेडी पूछा चुका है। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश केम फर्स्ट इनटू कांटेक्ट विद आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन ईयर 1765। 1765 के दीवानी राइट्स मिलने के बाद कौन सी पहाड़ी जनजाति है जिनके कांटेक्ट में ब्रिटिश सबसे पहली बार आए। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो एंग्लो बर्मीज वॉर हुए हैं, एंग्लो बर्मीज वॉर हुए हैं, वो टोटल कितने वॉर हुए हैं, 3 वॉर हुए हैं। और पहला जो युद्ध हुआ है एंग्लो बर्मीज वॉर मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच में, वो हुआ है आपका 1824 से लेकर के 26 के बीच में। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका हुआ है 52 से 53, मतलब 1852 से 1853। और तीसरा आपका हुआ है जब हमारा कांग्रेस बना था 1885 में। तो अभी हमें पहले से मतलब है जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ 1824 से 1826 तक, उसके बाद जो ब्रिटिश जनरल था उसका नाम था स्कॉट। स्कॉट ने सिलहट रीजन जो है बांग्लादेश का सिलहट रीजन, ठीक है, असम और बांग्लादेश में आप देखेंगे बाउंड्री बनाता है। तो जो सिलहट रीजन है उसको जैंतिया और गारो हिल रीजन जो है उससे जोड़ने के लिए ये रोड बना रहा था यहां पर आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ठीक है, तो ये रोड बनाते समय इसको एक ट्राइब का सामना करना पड़ा, एक ट्राइब के विरोध का सामना करना पड़ा, और उस ट्राइब का नाम था खासी ट्राइब। और ये जो रिबिलियन था, खासी रिबिलियन, इट वाज लेड बाय और इट वाज टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ यू तीरथ सिंह। ठीक है, तो यू तीरथ सिंह की लीडरशिप में जो खासी ट्राइब थे उन्होंने स्कॉट का विरोध किया रोड बनाने में। ठीक है, तो ये पहला आप कह सकते हैं इंस्टेंस था जब ब्रिटिश आफ्टर दीवानी राइट्स ऑफ 1765 ब्रिटिश किसी माउंटेन ट्राइब के संपर्क में आए थे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो युद्ध लड़े गए भारत के अंतर्गत, उनका आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी बताना है। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ वांडीवास है ये कब हुआ, ये हुआ आपका 1760 में, या बैटल ऑफ वांडीवास आप कह सकते हैं जनवरी 1760। ठीक है, उसके बाद अगर बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करें फ्रेंड्स तो ये अक्टूबर 1764 में हुआ। बैटल ऑफ अंबूर की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ, ये आपका हुआ अगस्त 1749 में। बैटल ऑफ प्लासी आप सभी को पता है, जून 1757, 23 जून 1757। तो अब आप क्रोनोलॉजी आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा आप कि ये जो सारे बैटल्स हैं इनके बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। बैटल ऑफ वांडीवास जो है ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था जनवरी 1760 में। हुआ क्या था इसमें, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको सर आयरकूट लीड कर रहे थे, और जो फ्रेंच आर्मी थी उसको कॉम दिलेली लीड कर रहा था। ठीक है, और इसमें जो ब्रिटिश जनरल था सर आयरकूट, इसकी जीत हुई थी बैटल ऑफ वांडीवास में। और इसी के बाद आप कह सकते हैं कि इंडियन टेरिटरी या इंडियन रीजन पर जो ब्रिटिश है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका आधिपत्य एस्टेब्लिश होने लगा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बैटल ऑफ अंबूर की बात करें तो ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगस्त 1749 में ये बैटल लड़ा गया था। और यहां पर ये युद्ध बेसिकली कर्नाटक रीजन के लिए लड़ा गया था। जो कर्नाटक का नवाब था अनरुद्दीन खान, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लें, ये सारी बातें डिटेल में वहां पर हम लोगों ने की है कि कर्नाटक का जो नवाब था अनरुद्दीन खान, उसको मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रेंच का जो ट्रिपल अलायंस था उसने मिलकर के मार दिया था। और उसके बाद जो कर्नाटक रीजन है वहां पर नवाब पद के लिए लड़ाई छिड़ गई थी। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में। उसके बाद अगर बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो अभी हम लोगों ने देख लिया, और बैटल ऑफ बक्सर भी अभी हम देख चुके हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड, जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास और बैटल ऑफ बक्सर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा यहां पर बिल्कुल सही मिलान है। तो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में लड़ा गया है, अभी आपने देखा कि यहां पर आपका मीर कासिम था
ठीक है, बल्कि ट्रिपल अलायंस था मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला का, और वो लड़ किससे रहा था, तो हेक्टर मुनरो से लड़ रहा था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बीच में लड़ा गया था, तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बैटल ऑफ चिल्लन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी 1849, 13 जनवरी 1849, 1849, ये बैटल ऑफ चिल्लन वाला किसके किसके बीच में हुआ था, तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश वर्सेस सिख, सिख आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुआ था। और जब ये युद्ध हुआ था तो जान लीजिएगा कि जो ब्रिटिश थे उनको कौन लीड कर रहा था, उनको लॉर्ड गफ लीड कर रहा था, लॉर्ड गफ। और जो सिख थे इनको शेर सिंह लीड कर रहा था, शेर सिंह। ठीक है, अभी हम लोग कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो अदर रीजनल स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स, उनका और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में जो टसल था वो क्या कैसे हुआ था। तो मतलब उसमें हम पंजाब भी डिस्कस करेंगे, तो ये वाला जो टॉपिक है बैटल ऑफ चिल्ड्रन वाला वगैरह, ये हम लोग उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको एज इट इज याद कर लो कि बैटल ऑफ चिल्ड्रन वाला अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड गफ अंग्रेज की तरफ से था, शेर सिंह आपके सिखों की तरफ से थे। 13 जनवरी 1849 को यह बैटल हुआ था। और अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो 1849 के दौरान कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर मराठा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑलरेडी गलत है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। बैटल ऑफ खुर्दा जो है फ्रेंड्स, ये निजाम और मराठों के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, निजाम और मराठों के बीच में। कब लड़ा गया था, तो 1795, 1795 में मराठा और निजाम के बीच में लड़ा गया था। और इसमें हार किसकी हुई थी, जो निजाम थे उनकी हार हुई थी, हैदराबाद के निजाम, ये इनकी डिफीट हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली। तो आप देखेंगे कि जब मुगल एम्पायर हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया, ठीक है, अंग्रेजों के सामने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किसका मिला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मराठों का एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला। ठीक है, मराठों के साथ अंग्रेजों को 3 वॉर लड़ने पड़े, जिसको हम लोग 3 एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने मराठों को टेक डाउन किया, या फिर आप कह सकते हैं मराठा एम्पायर पर पूरा कैप्चर किया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, याद रखिएगा, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था उसमें जो ब्रिटिश थे उनकी बुरी तरह से हार हुई थी और मराठों की बहुत अच्छी जीत हुई थी। और ये युद्ध समाप्त हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई के थ्रू, ट्रीटी ऑफ सालबाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये ट्रीटी कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1782 में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 1802 में लॉर्ड वेलेजली ने मराठा किंगडम को सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के थ्रू 1802 में मराठा किंगडम को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया, या आप कह सकते हैं जो पेशवा है उसको ट्रैप कर लिया ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस के तहत। और फाइनली 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा मराठा एम्पायर कोलैप्स कर दिया गया, और आप कह सकते हैं वहां पर ब्रिटिश आधिपत्य स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द टसल बिटवीन इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक मराठा, सिख, हैदराबाद टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये जो इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट थे आपके इंडिया के, दूसरे लाइक पंजाब, हैदराबाद, मराठा, ठीक है, इन सबका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस तरह से युद्ध हुआ, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।